नमस्कार। आज मैं एक साइंस फिक्शन शो के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है 12 मंकीज। साल 2043 तक एक खतरनाक और अज्ञात वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे लगभग 7 अरब लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ 1% लोग इस वायरस से सुरक्षित हैं और वे अंडरग्राउंड बंकरों में रहकर किसी तरह अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ बचे हुए लोगों में से एक है जेम्स कोल, जो अपने दोस्त के साथ इस उजड़े हुए बंजर भूमि में घूम रहा है। वे दोनों CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक पुराने कार्यालय में जाते हैं। वहाँ कोल को एक टूटी हुई घड़ी मिलती है जो किसी मृत वैज्ञानिक की कलाई में थी। इसके बाद वे दोनों एक सीक्रेट जगह जाते हैं जिसे प्रोजेक्ट स्प्लिंटर कहा जाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है जिसका नेतृत्व डॉक्टर जोन्स कर रही हैं। उनकी टीम ने 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक टाइम मशीन बनाई है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से वे कोल को समय में पीछे भेजना चाहते हैं ताकि वायरस के फैलने को रोका जा सके। कोल इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और दुनिया को बचाने की कोशिश करने का फैसला करता है। कोल को समय में वापस भेजने से पहले डॉक्टर जोन्स की टीम उसे विशेष इंजेक्शन देती है ताकि उसके शरीर को यात्रा से निपटने में मदद मिल सके। फिर कोल को एक बड़े से टाइम मशीन में रखते हैं। कोल का मुख्य काम CDC वैज्ञानिक डॉक्टर कैसी रेल्ली को ढूंढना है, जिनके पास 2017 में फैलने वाली बीमारी के सोर्स के बारे में जानकारी है। लेकिन दुर्भाग्य से एक टेक्निकल इश्यू के कारण कोल साल 2013 में पहुंच जाता है। फिर भी वह अपने मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। वह एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां डॉक्टर कैसी रेली एक पेपर प्रेजेंट कर रही होती है। जैसे ही कैसी अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करके कार में बैठती हैं, कोल अचानक उनकी कार की पिछली सीट पर आ जाता है। कैसी कुछ समझ पाती इससे पहले ही कोल उनका मुंह दबाकर कार चलाने के लिए कहता है। वे जल्द ही एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं जहां कोल बताता है कि वह भविष्य से आया है और फ्यूचर में एक भयानक वायरस फैला हुआ है। वह कहता है कि अगर वे साथ काम नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन इस बीच कैसी का बॉयफ्रेंड आरोन परेशान हो जाता है क्योंकि कैसी घर नहीं लौटी थी। वह पुलिस को बुला लेता है जो जल्दी ही कैसी की कार को खोज निकालती है। हताश होता कोल अपनी कहानी कैसी को सुनाना शुरू करता है, उसे भविष्य और अपने मिशन के बारे में बताता है। जाहिर है कैसी कोल की बातों पर संदेह करती है और सोचती है कि वह एक पागल है जो दुनिया के विनाश से परेशान है। लेकिन कोल भी कैसी को साबित करने के लिए दृढ़ है कि वह सच कह रहा है। फिर वह उसी घड़ी को निकालता है जो उसे 2043 ईस्वी में CDC में मिली थी। कैसी यह देखकर हैरान रह गई कि यह वही घड़ी है जो उसने अभी पहनी हुई है। कोल फिर कैसी की घड़ी पर चाकू से खरोंच लगाता है और चौंकाने वाली बात यह होती है कि वही खरोंच कोल की घड़ी पर भी आ जाती है। अब कैसी को एहसास होता है कि कोल सच बोल रहा है। अब जब कैसी कोल की बातों पर भरोसा करने लगती है तो कोल उसे बताता है कि साल 2017 में एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वह यह भी बताता है कि लीलैंड गोस नाम का एक व्यक्ति इस वायरस को एक लैब में बना रहा है। अगर वे लीलैंड को मार दें तो इतिहास बदल सकता है और वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन कैसी को लीलैंड गोस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये सुनकर कोल को समझ आ जाता है कि कैसी अब भी CDC की मुख्य वैज्ञानिक नहीं बनी है और उसके पास ज़रूरी जानकारी नहीं है। इसीलिए कोल कैसी को फिलाडेल्फिया के जॉन एडम्स होटल में 2 साल बाद मिलने के लिए कहता है और फिर अचानक हवा में गायब हो जाता है। कैसी वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह स्तब्ध और भ्रमित हो जाती है। अब साल 2015 आ चुका है। कैसी कोल से किए गए वादे के मुताबिक जॉन एडम्स होटल में उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन इन 2 सालों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वह हर किसी को इस वायरस के बारे में चेतावनी देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसके बॉयफ्रेंड आरोन ने भी उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता था कि कैसी पागल हो गई है। कैसी ने CDC की नौकरी भी छोड़ दी। वह होटल में घंटों इंतज़ार करती है और निराश होने लगती है। लेकिन फिर अचानक कोल वहाँ प्रकट हो जाता है। कैसी उसे देखकर हैरान रह जाती है। वे दोनों एक कमरे में बैठकर बात करते हैं।
कोल उसे समझाता है कि 2017 में जब वायरस फैलने लगेगा तब कैसी खुद इसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वह भी इस वायरस की चपेट में आकर मर जाएगी। मरने से पहले कैसी एक वीडियो रिकॉर्ड करेगी जिसमें वह बताएगी कि वायरस लीलैंड गोस द्वारा बनाया गया था और उसे रोकने का एकमात्र तरीका कोल है। अब कैसी पूरी तरह यकीन कर लेती है कि कोल का मिशन सच है। अब कैसी और कोल मिलकर लीलैंड को खोजने लगते हैं। कैसी बताती है कि उसने पिछले 2 सालों में लीलैंड के बारे में बहुत रिसर्च की है। उसे पता चलता है कि लीलैंड एक प्राइवेट कंपनी का CEO है जो बायोलॉजिकल हथियार बनाती है। उन्हें यह भी पता चलता है कि लीलैंड उसी रात एक पार्टी में शामिल होगा। कैसी अपनी पुरानी पहचान और कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके खुद और कोल को उस पार्टी में जाने का इंतज़ाम कर लेती है। रात में कैसी और कोल पार्टी में पहुंचते हैं। वहां आरोन भी आता है और कैसी से बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर उसने पहले दुनिया के अंत की बातें करना बंद कर दिया होता तो वे अब भी साथ होते। कैसी भी बातचीत में दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती रहती है ताकि कोल को लीलैंड को खोजने का मौका मिल सके। कुछ देर बाद कोल लीलैंड को पहचान लेता है जो अपने टॉप साइंटिस्ट पीटर को मेहमानों से मिलवा रहा होता है। कोल को लगता है कि यह उसे मारने का सही मौका है, लेकिन जैसे ही वह गन निकालता है लीलैंड के सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेते हैं। इसके साथ ही कैसी भी पकड़ी जाती है और दोनों को एक गुप्त लैब में ले जाया जाता है। लीलैंड कोल पर कई मेडिकल टेस्ट करवाता है और हैरान रह जाता है। उसका दिमाग एक आम इंसान से अलग तरीके से काम कर रहा होता है। तभी लीलैंड एक चौंकाने वाली बात बताता है, मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ, साल 1987 में। कोल चौंक जाता है क्योंकि वह कभी 1987 में गया ही नहीं। लीलैंड कहता है कि कोल 1987 में 12 मंकीज़ की सेना की खोज कर रहा था जो इस दुनिया का अंत करने वाली थी। अब कोल को समझ आ जाता है कि लीलैंड के मरने के बाद भी वायरस फैल सकता है, लेकिन फिर भी वह लीलैंड को गोलियों से मार देता है। कोल को लगता है कि अब भविष्य बदल चुका है क्योंकि लीलैंड मर चुका है, लेकिन कैसी कहती है कि अगर भविष्य बदल गया है तो तुम अभी भी यहाँ कैसे हो। इसका मतलब ये था कि कोल का मरना तय था, क्योंकि टाइम मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर इतिहास बदल जाता। अब कोल कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर वायरस फैलाने वाला असली अपराधी कौन है। तभी वह अचानक गायब होकर वापस 2040 में पहुंच जाता है। वापस लौटने के बाद कोल डॉक्टर जोन्स को पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि लीलैंड को मारने के बावजूद वायरस फिर भी फैलेगा। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर जोन्स की टीम कुछ पुराने न्यूज़ क्लिप्स निकालती है जिनमें एक अजीब बंदर का लोगो दिखता है। वे कैसी का 2017 में रिकॉर्ड किया गया संदेश फिर से जांचते हैं और पाते हैं कि उसने 12 मंकीज़ की सेना का भी जिक्र किया था। अब कोल को समझ आ जाता है कि लीलैंड असली विलेन नहीं था। थोड़ी खोजबीन के बाद जोन्स को पता चला कि लीलैंड की एक बेटी थी, जेनिफर, जिसे 2015 में एक पागल खाने में कैद कर लिया गया था। यानी कि हो सकता है कि जेनिफर को इस वायरस के बारे में पता हो या फिर वही अपराधी हो। कोल को फिर 2015 में वापस भेजा जाता है ताकि वह जेनिफर से इस 12 मंकीज की सेना के बारे में पूछताछ कर सके। वह पहुंचने के बाद कोल उसी पागल खाने में भर्ती हो जाता है जहां जेनिफर यानी लीलैंड की बेटी को रखा गया है। उसके साथ कुछ दिन बिताने के बाद कोल को पता चलता है कि उसके पिता लीलैंड के पास एक प्राइवेट लैब है जिसके बारे में केवल जेनिफर और एक अन्य व्यक्ति ही जानता था कि लीलैंड की लैब में क्या चल रहा था। लेकिन जेनिफर पता बताने से इनकार करती है। इस बीच कैसी को भी पता चला है कि कोल एक पागल अस्पताल में बंद है जहां वो डॉक्टर बनकर कोल से जाती हैं। और जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तब कुछ नकाबपोश लोग जेनिफर किडनैप कर लेते हैं। तभी इनका लीडर द पैलिड मैन कोल को देखता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे पर यह निशान पड़ा था। हालांकि कोल को उस आदमी से मिलने की कोई बात याद नहीं है और वह उसे जेनिफर को ले जाने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह संख्या में ज़्यादा होने के कारण कोल उन्हें रोक नहीं पाता और अंत में वे जेनिफर को वहाँ से ले जाते हैं।
इसका मतलब यह है कि अब कोल को उस दूसरे व्यक्ति को खोजना होगा जिसे लीलैंड की लैब की जानकारी है, और वह फ्यूचर में वायरस को फैलने से रोकने का यह एकमात्र विकल्प हो सकता है। इस बीच कुछ और शोध के बाद कैसी को पता चलता है कि जेनिफर कुछ साल पहले अपने पिता की लैब में काम करती थी, जहां हेनरी नाम का एक डॉक्टर भी उसी लैब में उनके साथ काम करता था। संयोग से कैसी ने बताया किया कि वह डॉक्टर हेनरी को जानती है और अतीत में उसके साथ काम कर चुकी है। इसके बाद वह कोल को सुझाव देती है कि वह 2014 में जाए ताकि वह हेनरी से मिल सके और पता लगा सके कि वह 2014 में जाए। सीक्रेट लैब कहाँ है? कैसी ने कोल को यह भी चेतावनी दी कि वह अपने ही पुराने यानी कि 2014 के रूप से मिल सकता है, लेकिन उसे उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोल अपने अतीत के खुद के साथ बातचीत करता है तो 2014 वाला कोल कुछ भी समझ नहीं पाएगा। इससे टाइमलाइन गड़बड़ा सकती है और भविष्य पर गलत असर पड़ सकता है। इसके तुरंत बाद कोल साल 2043 में वापस जाता है और डॉक्टर जोन्स और उनकी टीम के साथ अपनी योजना पर चर्चा करता है, जिससे वे तय करते हैं कि उन्हें हेनरी को ढूंढना होगा और उस सीक्रेट लैब का पता लगाना होगा। इसके बाद कोल साल 2014 में हैती जाता है, जहां उस समय एक खतरनाक हैजा यानी कॉलेरा का प्रकोप फैला हुआ था। वहां अमेरिकी CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डॉक्टर, जिनमें कैसी भी शामिल हैं, स्थानीय डॉक्टरों के साथ मिलकर इस बीमारी को रोकने के लिए काम कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद कोल एक टेम्पोररी मेडिकल कैंप में कैसी, हेनरी और बाकी डॉक्टरों की टीम को ढूंढ लेता है। कोल खुद को मरीज दिखाने के लिए एक मुखौटा पहनकर हेनरी के पास जाता है। वह हेनरी से कहता है कि उसे तुरंत मदद चाहिए क्योंकि उसका परिवार मुश्किल में है, लेकिन तभी कैसी वहां आ जाती है, जिससे कोल को वहां से भागना पड़ता है। इस बीच हेनरी के पास और भी ज़रूरी काम होते हैं। शिविर में दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो रही हैं, इसलिए उसे एक लोकल डीलर के पास जाकर नई दवाइयाँ लाने के लिए जाना पड़ता है। जब हेनरी डीलर के पास जा रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह सच भी निकलता है, क्योंकि जल्द ही कोल उसके सामने आ जाता है। कोल जल्दी से हेनरी को समझाता है कि वह लीलैंड की सीक्रेट लैब के बारे में जानकारी लेने आया है और उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। अब हेनरी को भी एहसास हो जाता है कि मामला बहुत गंभीर है और वह कोल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले वह ज़रूरी दवाइयाँ लाने पर जोर देता है। इसके बाद दोनों एक घर की ओर जाते हैं जहाँ से वे मेडिकल सप्लाई लेने वाले थे, लेकिन तभी पैलेट मैन अभी इस समय उसके बाएं गाल पर कोई निशान नहीं है। कई हथियारबंद गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वह कोल को नहीं पहचानता, जिससे पता चलता है कि यह उनकी पहली मुलाकात है। तभी कोल को एहसास होता है कि हेनरी खतरे में है, इसलिए वह पैलेट मैन के गार्ड से लड़ने लगता है। इस बीच हेनरी वहां से भागने में सफल हो जाता है और कोल का पैलेट मैन से आमना सामना होता है, जो अपनी उम्र के बावजूद काफ़ी ताकतवर है। लड़ाई के दौरान कोल पास पड़ी एक बोतल उठाकर उसके चेहरे पर मार देता है, जिससे उसके बाएं गाल पर हमेशा के लिए एक निशान बन जाता है। इसके बाद पैलेट मैन पीछे हट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद कोल हेनरी को ढूंढता है और उससे सीक्रेट लैब का पता पूछता है कि उसे और अन्य वैज्ञानिकों को वहाँ आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया गया था, इसलिए उसे स्थान की सही जानकारी नहीं है। लेकिन वह यह बताता है कि लैब ने हाल ही में एक नई प्यूरिफिकेशन प्रणाली लगाई थी और कोल को उस उपकरण का पता लगाकर लैब ढूंढनी होगी। अब कोल समझ जाता है कि हेनरी को जिंदा छोड़ना खतरनाक होगा, क्योंकि पैलेट मैन किसी भी तरह उससे लैब की जानकारी उगलवा सकता है। इसलिए भारी मन से कोल अपनी बंदूक निकालता है और हेनरी को सिर में गोली मार देता है।